चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कूलॉम्स लॉ देखा था, आप सबने देखा था कूलॉम्स लॉ, ठीक है। आज हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म में हम कूलॉम्स लॉ को किस तरीके से बनाएंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमारा वही रहेगा, स्टेटमेंट जो था वो सेम रहेगा। कि क्या स्टेटमेंट था कूलॉम्स लॉ का, क्या कथन था बताइए। कूलॉम्स लॉ का क्या कहना था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स उन दोनों चार्जेस या आवेश चार्ज जो भी है उनके उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये था कूलॉम्स लॉ। आज हम उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सब देखेंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, यानी मूल बिंदु, ठीक है। ये एक्सिस बोल देता हूँ मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। पहले समझ लो आप, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, दो पॉइंट, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। एक पॉइंट P और एक पॉइंट है Q। पॉइंट P पे रखा है मान लीजिए Q1 चार्ज और पॉइंट Q पे रखा है मान लो Q2 चार्ज, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं P और Q, और दोनों पॉइंट पर कौन कौन से चार्ज रखे हैं, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस जो रखे हैं, उन दोनों चार्जेस का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको लिखना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब ये होता है उन दोनों बिंदुओं की जहां पर आवेश रखे हुए हैं, वे दोनों की इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियां क्या क्या है, यानी पोजीशंस क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन चार्जेस की जो पोजीशंस है उनको बयां कौन करता है, उनको किनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो उनको पोजीशन वेक्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। कैसे करते हैं, बहुत सरल है सर। देखो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है जहां पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, मान लो उसका पोजीशन वेक्टर है R1, तो उसको कैसे लिखते हैं, ये आप इसको ऐसे मिलाएंगे और ये ऐसे वेक्टर बना देंगे R1 वेक्टर। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। तो मैं पूछूंगा आपसे, बेटा ये R1 वेक्टर ऊपर में जो तीर का निशान लगा ना, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर यानी सदिश, ठीक है। तो ये जो R1 सदिश या R1 वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। क्या बोलते हैं इसको अपन, नाम देखो, पोजीशन वेक्टर, जो उसकी पोजीशन को बयां करे। ये पॉइंट P यहाँ के बजाय अगर वहां होता तो ये पोजीशन वेक्टर बदल जाता। इस पोजीशन को बयां करता है बस, और कुछ भी नहीं है। और किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, करेक्ट, स्थिति सदिश। वैसे ही अपन पॉइंट Q पे क्या चार्ज रखा है बताओ, Q2, उसका पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा R2, R2 वेक्टर, क्लियर है, R2 वेक्टर। अब सुनिए, अब सर यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि पॉइंट बी में रखा है Q1 चार्ज, पॉइंट Q पे रखा है Q2 चार्ज, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं ना भाई। तो देखते हैं कि ये इस पर क्या फोर्स लगाता है और ये इस पर क्या फोर्स लगाता है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, सुनो ध्यान से। पॉइंट P पर जो Q1 चार्ज रखा हुआ है, वो पॉइंट P पर जो Q1 चार्ज रखा हुआ है, वो इस वाले चार्ज को जो फोर्स लगाएगा उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, इसको बढ़ा दो थोड़ा आगे, यानी P Q वाले तरफ उस दिशा में फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम होगा F21, वेक्टर फॉर्म में होगा। F21 क्यों नाम दे रहे हो सर, उसका नाम सुनो। ये जो F21 है उसका मतलब क्या है, दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, इसलिए हम उसको लिखें। तो इस जो लिखे उसके लिखने का मतलब आप समझ जाइए। F21 लिखने का मतलब यह है दूसरे चार्ज पर, यानी Q2 पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। इसको बोलना है पर, इसको बोलना है के द्वारा, दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। समझ में है, यानी कि कौन किस पर लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पर। तो जिस पर लग रहा हो ना वो चीज यहाँ पहले लिखी होती है, याद रखना इस बात को। किस पर लग रहा है फोर्स, Q2 पर, इसलिए 2 पहले लिखा है, और कौन लगा रहा है, इसलिए वो 1 बाद में लिखा है। क्लियर है कि नहीं है। वैसे ही ये उस पर लगाएगा सर, वो उस डायरेक्शन में भागेगा तो ये ऐसे भागेगा,
उसको हम बोलेंगे F12, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। क्लियर है क्या? पक्का? बहुत इजी है, चिंता की बात नहीं है। अब सुनो, तो ये फोर्स हमने देख लिया, अब हमको इनके डायरेक्शंस का भी कुछ नाम देना पड़ेगा। यानी कि सर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, जो कि ये है, उसकी डायरेक्शन क्या है? तो तुम लोग बोलोगे सर डायरेक्शन तो साफ साफ नजर आ रही है, इधर है, साफ साफ नजर आ रही है, इधर है, तो इधर है किधर है उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम दे देता हूं मैं ऐसे, और उसका नाम दे देता हूं मैं R21 वेक्टर। क्या नाम दे देता हूं? बहुत सरल है सर, R21। जो इसको याद करने का आप सिंपल ट्रिक ये समझ सकते हो कि ये देखो F21 है, उसकी डायरेक्शन क्या है? R21। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है लेकिन उसका नाम तो कुछ होना चाहिए ना सर। मैं बोलूँ आपको F21 की डायरेक्शन क्या है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे इधर, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि इधर क्या है, आपको उसका नाम देना पड़ेगा। तो नाम क्या है? R21 वेक्टर जो है ना वो इस F21 का डायरेक्शन है। क्लियर है क्या? मैं बोलूंगा आपको बेटा F12 फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो तुम लोग ऐसे थोड़ी बोलोगे ऊपर, ऐसे नहीं बोलोगे, उसका एक नाम देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, और वो उधर जाएगा R12 वेक्टर। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? कौन सा ना? ठीक तो है, उधर जाएगा ना, ये वाला बोल रहा था। हाँ ये वाला बोल रहे हो। ये जो लगा है ना, देखो ये डायरेक्शन को आप देखो, ये डायरेक्शन मेन है। सदिश तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं ये R12 R21 लिखा हूँ, ABCD फलाना लिखा, कुछ भी लिखूंगा ना, उसके डायरेक्शन सच में कुछ और भी हो, कुछ भी हो, सदिश को लिखने के लिए ये कॉमन तरीका है। किसी भी वेक्टर को लिखने का ये कॉमन तरीका है। ये ऊपर वाला तीर जो है वो दिशा को व्यक्त नहीं करता, वो सिर्फ इस बात का सबूत देता है कि आपने किसी वेक्टर को लिखा। वेक्टर को लिखने का एक सबूत है। इस तीर को लिखने का मतलब इतना इतना पता चलता है कि उसमें दिशा है, कौन सी दिशा है वो यहाँ से पता नहीं चलता। समझ में? ये सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा है वो वेक्टर है। तो इसलिए ये ऊपर वाले नोटेशन से आप कंफ्यूज मत हो, वो वेक्टर है, ये भी वेक्टर, वो भी वेक्टर, असली दिशा तो यहाँ से पता चल रही है, असली दिशा यहाँ से पता चले। समझ में आया कि वो लिखते ऐसे ही हैं, कोई वेक्टर उधर भी भागेगा ना तभी मैं उसके लिए ये वाला तीर लगाऊंगा ही। ऊपर सिर्फ ऐसे लगाते हैं वेक्टर उसको दर्शाने के लिए। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? हाँ बोलो। नहीं है ना डाउट? हाँ वेरी गुड, थैंक गॉड। चलिए अब सुनिए मेरी बात। अब सर आपको करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। आप मुझे बताइए कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसको मैं लिखूंगा F21, बिकॉज दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, बहुत आसान काम है, घबराना नहीं है। चलिए बताओ कितना आएगा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला, सेम जो कल हम पढ़े थे, क्या था? 1/4πε0। अब सुनो ना, आप यहाँ पे Q1 Q2 लिख सकते हो, बिकॉज चार्ज कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, वो बेचारी स्केलर क्वांटिटी है। उसको अल्टी पल्टी कैसे भी लिख सकते हो, Q2 Q1 लिखो, R स्क्वायर, जैसा लिखना है वैसा लिख लो, 1 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, वो जब हम अभी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रम का थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि बनाने में सहूलियत होगी। फिलहाल अब ठीक है, मगर ये हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों बताऊं? तुम लोग बोलोगे सर कंप्लीट तो हो गया है, कल आपने इतना ही फॉर्मूला बताया था, अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है। क्या मान के चल रहे हैं? इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है सर। एप्सिलॉन आर तब लिखते हैं जब उनके बीच कोई मीडियम हो, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही? हेलो? ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर कब लिखते हैं बताओ ईशा? एप्सिलॉन आर कब लिखते हैं? एप्सिलॉन आर कब लिखते हैं? जब दोनों आवेशों के बीच में कुछ माध्यम रहता है, कुछ मीडियम रहता है, तब लिखते हैं, अन्यथा हम ऐसा ही लिखते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अब सुनिए, कमी किस बात की है सर? आपने इधर जो फोर्स को लिखा है सर वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, कल हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था, आज हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसलिए अब आपको इस फोर्स का जो लेफ्ट साइड वाला ये हो गया, राइट साइड वाला जो हिस्सा है उसको भी वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब ये अधूरा है,
क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिखे हो, फोर्स का डायरेक्शन बताना भूल गए। डायरेक्शन बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है। कौन सा फॉर्म में लिख रखा है? कल आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था सर, कल आपने एरो नहीं लगाया था, इसलिए कल हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मगर आज आपने एरो लगाया है, एरो लगाया मतलब फोर्स को आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इस वास्ते राइट साइड में भी आपको वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप लिखने के लिए आपको यहाँ एक दिशा देनी पड़ेगी, दिशा लिखनी पड़ेगी कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इतना काम झाम मैं आपको जो बता रहा था वो समझाने के लिए बस बता रहा था, आपको करना कुछ नहीं है। ये जो F21 की जो डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? R21, चिपका दो बस बाजू में R21 करके, ये ऐसे करके आपको चिपकाना बस है, ठीक है? बाजू में आपको लगाना बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये केवल उसकी डायरेक्शन बयां करता है, ठीक है? कैप के रूप में लगाना। किस रूप में लगाना? कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब वो इट हैज मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, यानी अब उसके पास सिर्फ डायरेक्शन बची, वो डायरेक्शन को बस बयां करता है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, तो आप कैप लगाइएगा। कठिन है क्या? कुछ भी कठिन नहीं है, सरल है सर। कल कई चीज पढ़ रहे हैं, फर्क इतना है कल हम सब स्केलर फॉर्म में पढ़ते हैं, आज वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करना है बस, ठीक है? आगे बढ़े। अच्छा, इसी प्रकार F12 लिख सकते हैं क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा सर बताइए बोला? R12 कैप आएगा। क्या आएगा? R12 कैप। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रख लें, बहुत काम की चीज़ है सर, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। कंफ्यूजन किसी भी बात के लिए ना हो, इसलिए आप यहाँ पे भी आप जैसे 2 1 लगाए तो 2 1 लगा सकते हो, 1 2 लगाए तो 1 2 लगा सकते हो, सेम सेम रखने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूरी का वही है सर, उतनी दूरी है। बोलोगे R21 कितना लंबा है तो बोलोगे इतना ही लंबा है, बोलोगे R12 कितना बड़ा है तो बोलोगे इतना ही बड़ा है, दोनों सेम है। फर्क किस बात का है? डायरेक्शन का है। R21 इधर है, R12 ऊपर है, बस दिशा का बस फर्क है, लंबाई दोनों की सेम है, ठीक है? पक्का? कोई डाउट है क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। बोलोगे अब तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा एक बात का, सर आपने यहाँ पे कैप लिखा है, ये जो ऊपर ये से बनाया हो ना डिजाइन, इसको कैप बोलते हैं, टोपी, कैप, ओके? तो आप बोलोगे सर यहाँ आपने कैप लिखा है, चित्र में बताते टाइम आपने एरो लगाया था, समझ में? ये वेक्टर है और ये उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, यानी इन दोनों में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, आइए हम समझते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से आप समझना, बहुत इजी लगेगा। कोई भी ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो, ये हमेशा के लिए याद रखना। कोई भी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, मान लो क्या है? ए वेक्टर। उस ए वेक्टर में अगर आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करोगे, मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी लेंथ, जिसको आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ना ये ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, डबल डंडी लगाते थे ना उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं? मापांक। किसी भी सदिश में अगर उसके मापांक का भाग दोगे, डिवाइड करोगे अगर उसके मैग्नीट्यूड का, तब जो चीज बनती है वो उसी वेक्टर का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर बनता है, यानी यूनिट वेक्टर तैयार होता है। समझ में? याद रखना इस चीज को, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। मॉड भी बोलते हैं मापांक को, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, शॉर्टकट में मॉड बोल देते हैं। मॉड यानी मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बता दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर, और ए वेक्टर के ऊपर, ए वेक्टर के आजू बाजू डबल डंडी यानी मैग्नीट्यूड है, इसको आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं, याद रखना। यानी किसी वेक्टर के ऊपर, सॉरी वेक्टर पर मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब यह है कि सिंपल उसको स्केलर फॉर्म में लिखना है ना। कोई वेक्टर है, उस पर एरो 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 लगाए तब तक वो क्या है? वेक्टर है। और जैसे ही आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मतलब वो आपका क्या बन गया? वो स्केलर, वो स्केलर बन गया, उसका केवल वैल्यू बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, लंबाई बताएगा बस, ठीक है? जैसे मान लो आपने लिखा है R12 और वेक्टर है, R12 वेक्टर मतलब इसमें दोनों चीज शामिल है। R12 वेक्टर मतलब ये इसमें दोनों चीज छुपी पड़ी है, उसकी लंबाई भी है यहाँ पे कि कितना लंबा है वो, और वेक्टर होने के नाते ये उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उसकी दिशा भी बता रहा है कि उसकी दिशा सर Q से P की ओर है, Q से P की ओर, ये बता रहा, समझ में आ रहा है?
इसमें दोनों चीज शामिल है, लेंथ भी शामिल है, उसकी लंबाई भी शामिल है और डायरेक्शन भी शामिल है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिया, सो आपने अब उसका डायरेक्शन उड़ गया, केवल क्या बचा उसके पास, मैग्नीट्यूड। आप इसको R12 बस लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ रहा है, वेक्टर में से हम केवल उसकी लेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को अलग कर रहे हैं। तो ये क्लियर है, पक्का? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए सब अब नेक्स्ट चलते हैं सर। ओके, अब सब ध्यान से देखिए, इस फोटो को देखो, एकदम गौर से घूर के देखो, थोड़ा सा घुरो और आप देखो R21 और R12 का डायरेक्शन आपको अपोजिट नजर आ रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर का लेंथ सेम है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है यहाँ पे ना, इधर वाला वेक्टर मैं A बोल देता हूँ और इधर B बोल देता हूँ, एक बात की बात, तो बोलोगे सर दोनों की लेंथ तो सेम है मगर डायरेक्शन क्या है? तो अगर दो वेक्टर हो, दोनों की लेंथ सेम हो, लेंथ है ना लंबाई सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो आप ऐसे लिखेंगे उनको, A इक्वल B, दोनों सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने के नाते दोनों एक दूसरे के इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ये बात याद रखेंगे आप सब। अगर दो वेक्टर की लंबाइयां बराबर हैं, लंबाइयां क्या है, लेकिन उनकी दिशाएं अगर विपरीत हैं, तो दोनों वेक्टर बराबर तो होते हैं मगर विपरीत चिन्ह के साथ, यानी किसी एक में आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, मतलब एक ही है ना, कोई एक में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या वही नाता मुझे इन दोनों के बीच नजर नहीं आएगा? इन दोनों के बीच चित्र से, कहाँ से? चित्र से, बाय डायग्राम, चित्र में हमको साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर माइनस में माइनस साइन के साथ, लंबाइयां सेम है बट दिशाएं विपरीत हैं। सरल है, कितना सरल है, कठिन है क्या? हर चीज का कारण तो बता रहा हूँ आपको, भले आपने वेक्टर शुरुआत में 11वीं कक्षा में ठीक से न पढ़ा हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा, देखो, क्योंकि हर चीज बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, कैप कब बनता है, कब बनता है, यूनिट वेक्टर कब तैयार होता है, जब आप किसी वेक्टर में किसका डिवाइड करते हैं, उसके मॉडुलस का, उसके मापांक का, उसके मैग्नीट्यूड का जब डिवाइड करते हैं तब जो वेक्टर बनता है उसको ही यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं, ये सारे उसी के नाम हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ओके। सो अगर मैं यहाँ से ये दोनों वेक्टर सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर सेम है और लंबाइयाँ दोनों की क्या है, बराबर है, लंबाइयाँ बराबर है, लंबाइयाँ बराबर है, इसका मतलब इनको मैं कैप के रूप में भी लिख सकता हूँ, इजिकल्स टू माइनस R12 कैप, कैप के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। लंबाइयाँ दोनों की क्या है, लंबाई कैंसिल कर दिया, समझ जाओ क्या कर दिया मैंने, लंबाई कैंसिल, तो मेरे पास ये चीज बची, ठीक है, ये दोनों बचा। अब ये दोनों चीजें मेरे को ऊपर इक्वेशन में कहाँ नजर आ रही है, इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो, कहाँ नजर आ रही है ये दोनों चीजें मेरे को, एक जन यहाँ नजर आ रहा है, एक जन यहाँ नजर आ रहा है। सर बोलोगे सर इसको छोड़ के, यहाँ से समझना बहुत मजे वाली बात है, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी चीजें तो सब में बराबर है सर, बराबर है सर। बोलोगे सर यहाँ तो R21 है, R12 है, बेटा लेकिन लेंथ के मामले में तो दोनों बराबर है, R12 और R21 लेंथ क्या है, दोनों बराबर है, यहाँ स्क्वायर लिखा है मतलब वो लेंथ को ही डिनोट करता है, याद रखना, और वो बराबर है, सब चीज तो बराबर है सर, एक ही चीज बस अलग है, वो भी कितनी अलग है, माइनस साइन के बस फर्क है सर, बाकी कुछ फर्क नहीं है, दोनों इक्वल ही है बट किसका बस फर्क है, माइनस साइन का फर्क है। यानी कि मैं यहाँ पर R21 दिख रहा है क्या, उसके जगह पे माइनस R12 लिख सकता हूँ क्या, ये देखो, ये जो R21 दिख रहा है उसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। फिर कल्पना करो मैंने लिख दिया, कल्पना करो मैंने, और वहां से माइनस को सामने खींच के ले गया, अब जो चीज बचेगी वो कौन होगी बताओ, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 पाई R21 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और वो पूरी चीज यही है, और वो चीज F12 है। इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 and 2 we get F21 is nothing but minus of F12। याद करो जब मैं इसको वहां रखा था और माइनस सामने ले गया था, तो जो चीज बची है वो यही है, और वो कौन है, वो F12 है, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता बता दो, अगर आपको यकीन हो तो सही में रख भी देना, जा करके रख देना, ये दे
F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R21 को R12 लिख सकते हो क्योंकि लेंथ के मामले में दोनों बराबर है, और ये R21 कैप के जगह आप लिख सकते हो माइनस ऑफ R12 कैप। क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ R12 कैप, जिसका माइनस मैंने सामने ले गया। अब इसको गौर से देखो, ये है पूरी चीज और ये F12 है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? और इसको आप गौर से देखो, ये चीज आपने कक्षा 11वीं में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में पढ़ी है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। याद है? तो यही है F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 कि दो बॉडी है, मान लो ये एक टेबल है, एक बात की बात है ना, और ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट इस पर जितना फोर्स लगाएगा उतने ये इस पर लगाएगा। वही है, पहले पर दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स, दूसरे पर पहले के द्वारा लगाया फोर्स, दोनों बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं अपोजिट होती करके माइनस साइन है। तो ये बिल्कुल हमको उससे रिलेट करने को मिल रहा है, इसलिए इस बात का कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, इस बात का सबूत मिलता है कि कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से मेल खाता है, यानी उसका पालन करता है, उसको फॉलो करता है, उसका विरोध नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? उसी के जैसा है, आप बोल सकते हो उसी के जैसा है, उसी के जैसा रिजल्ट दे रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? किसको? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, बिकॉज हमको रिजल्ट यहाँ वैसे ही मिल रहे हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ये टॉपिक कहीं डाउट है क्या? हमने इसका पूरा कंप्लीट कर लिया पूरे फॉर्म को। अब इसमें हम कुछ 2-3 केसेस देखेंगे कि अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, फिर अपोजिट नेचर के हैं, तो उनके बीच लगने वाले बलों की प्रकृति क्या होगी, फोर्स का नेचर क्या होगा। यहाँ पे कहीं डाउट है तो मुझे बता दो, कहीं पर भी अगर थोड़ा सा डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर? बढ़े आगे? समझ में आया कि नहीं है? कुछ भी चीज का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, सुनो सब ध्यान से। अगर मान लीजिए कि पॉइंट P पर रखा है Q1 चार्ज, पॉइंट Q पर रखा है Q2 चार्ज। अब मान लो दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के अर्थात दोनों या तो धनात्मक हैं या तो दोनों ऋणात्मक है ना, दोनों या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तो जब दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर कि पॉइंट P पर जो Q1 चार्ज रखा है वो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो उधर की दिशा में होगा, उसको ढकेलेगा, उधर भेजेगा, यानी उसकी दिशा होगी ऐसी। फोर्स का नाम होगा F21, दूसरे पर पहले के द्वारा लगाया गया फोर्स। यहाँ भी वही कहानी है। और Q2 चार्ज जो Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी दिशा कैसी होगी, ये वाला चार्ज उसको उधर ढकेलेगा। सेम नेचर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो वो इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, ये वाला उसको उधर ढकेलने की कोशिश करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर, नाम होगा F12। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर दिशा उधर बनाया हो, यहाँ तीर ऐसे लगाए हो, है ना? वो वेक्टर का साइन है, वो वेक्टर नोटेशन है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में क्या रिश्ता होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ऐसा? कोई बता सकते हैं क्यों ऐसा? दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों कैसे नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के मतलब दोनों या तो धन होंगे या तो दोनों ऋण होंगे, यानी दोनों या तो प्लस होंगे, और दोनों दो प्लस क्वांटिटी का प्रोडक्ट करोगे तो भी आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा, है ना। मान लो ये 2 माइक्रोकुलॉम, ये 3 माइक्रोकुलॉम, दोनों प्लस में, गुणा करो 6, 0 से बड़ा है। मान लो दोनों माइनस हैं तब भी 6 मिलेगा, है ना। तो दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 0 से बड़ा मिलेगा, धनात्मक राशि मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट है? और दोनों के बीच की दूरी आप लिख सकते हो R21 वेक्टर। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है सर कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तब क्या होगा सर, मुझे बताइए। पॉइंट P पर रखा है Q1 चार्ज, पॉइंट Q पर रखा है Q2 चार्ज, है ना सर। तो बताओ सर, अगर दोनों अपोजिट नेचर के, मान लो एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या होगा?
ये वाला चार्ज उस चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना, और वो वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, कहीं भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो वाला इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कौन से फोर्स से, ये लगाएगा F21। फोर्स का नाम तो वही रहेगा, दिशाएं बदलेंगी बस, पहले वो उसको रिपल करता था करके उधर, अब उसको अट्रैक्ट करता करके इधर, ये इस, और ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा उसकी दिशा कैसी होगी, इधर, क्योंकि वो भी इसको खींचना चाहेगा, तो ऐसी होगी दिशा। समझ में आएगी, इस समय दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो। काहे को, क्योंकि अब दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अपोजिट नेचर के मतलब एक धनात्मक है, तो कोई धन और ऋण का गुणा करोगे तो ऋणात्मक चीज मिलेगी। मान लो एक जन 2 कूलम है और एक जन 3 कूलम है, कितना होगा, -3 मान लो, तो 2 गुणित -3 -6 हो जाएगा, विच इज लेस देन जीरो। क्लियर है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंस है इसके। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक, ओके, क्लियर है। तो आप ये टॉपिक तैयार करेंगे, और सुनो मेरी बात सब ध्यान से,